नमस्कार, मैं उज्जवल मिश्रा। आज बड़े दुखद खबर के साथ आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। भारत एक्सप्रेस परिवार के एक अभिन्न हिस्सा, कमाल के फिल्म समीक्षक, जिनकी नजरों ने, जिनकी आंखों ने कई फिल्म फेस्टिवल्स को देखा है, और न सिर्फ देखा है बल्कि जब वो लोगों को बताते थे तो लोग बस सुनते ही जाते थे। आज अजीत राय जी हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि अजीत राय भारत एक्सप्रेस परिवार का न सिर्फ हिस्सा थे बल्कि वक्त बेवक्त वो भारत एक्सप्रेस के लिए फिल्म समीक्षाएं, सिर्फ हिंदी फिल्मों की नहीं, इंटरनेशनल फिल्म्स की, जहां वो शामिल होते थे, जाते थे, उसके बारे में लिखते थे और लोगों को बताते थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। भारत एक्सप्रेस परिवार के मुखिया, हमारे अभिभावक श्री उपेंद्र राय जी ने उन्हें शोक संदेश दिया है। उसमें लिखा है कि 7 जून को मेरे लंदन प्रवास के दौरान अजीत जी मेरे कमरे में हिल्टन पार्क लेन में आए थे और ये तस्वीरें मैंने खुद ली थी। वे भारत एक्सप्रेस परिवार का अभिन्न हिस्सा थे। वे कांस फिल्म फेस्टिवल की जूरी में थे और हर साल इस दौरान वहां जाया करते थे। लगभग 2 महीने वहां रहकर वे मुंबई जाते थे, जहां वे हाल ही में दिल्ली से शिफ्ट हुए थे। उनका मन फिल्मों और उनकी बारीकियों में रमता था। फिल्म की आलोचना में उनकी गहरी पैठ थी। देश ने आज एक उम्दा फिल्म क्रिटिक खो दिया। मेरे और मेरे भारत एक्सप्रेस परिवार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मेरे जीवन में अजीत जी का एक कोना हमेशा खाली रहेगा। आज मेरे लिए यह एक अत्यंत भावुक क्षण है, क्योंकि वे मुझसे करीब 24 वर्षों से जुड़े हुए थे। तो फिल्म आलोचना के स्तंभ, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के मर्मज्ञ अजीत राय जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी यादों में हमेशा वो जुड़े रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर खालिद रजा सर होंगे। खालिद रजा सर के साथ उनका बेहद करीबी नाता रहा है। जब कभी भी वो समीक्षा लिखते थे, भेजते थे, तो सर लगातार संपर्क में रहते थे और एक करीबियों में शुमार होते हैं। और जब भी आप उनकी किसी भी करीबी से बात करेंगे तो उसके पास किस्से होते हैं, उनकी यादें होती हैं और बताने के लिए बहुत कुछ होता है। तो खालिद सर, आज हमारे परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी है और आपने काफ़ी लंबा वक्त गुजारा है उनके साथ। क्या कमाल के इंसान थे वो सब हम जानते हैं, लेकिन कोई ऐसा किस्सा उनका जो आपको याद आता हो इस वक्त? एक तो हमने जीवन में ऐसा बहुत कम ऐसी शख्सियत देखी है कि जिसने इंटरनेशनल लेवल पे इतने फिल्म फेस्टिवल में एक जर्नलिस्ट के तौर पर, पत्रकार के तौर पर शिरकत की हो। ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। अचानक जब ये खबर हमें मालूम हुई तो पहले तो जैसा होता है कि कुछ समझ में नहीं आया कि ये खबर वाकई सच्ची खबर है या यूं ही किसी ने डाल दिया है। सोशल मीडिया के थ्रू मुझे मालूम हुआ, लेकिन जब हम फ्लैशबैक में गए तो फिर उनकी तमाम बातें याद पड़ने लगीं। कई वो किस्से सुनाते थे, ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे किस्से जो अपने आप में हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि कोई भी बड़ा फिल्म फेस्टिवल होता है तो उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है, उसके बैकग्राउंड में कितनी कहानियाँ होती हैं, वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है। तो ये सब तमाम चीज़ें हम लोगों को उन्होंने ही बताया। हमने पर्सनली उन्हीं से जाना। जब वो आते थे यहाँ भारत एक्सप्रेस के दफ्तर में, कभी जब वो दिल्ली आते थे या इंडिया में होते थे, तो उनसे हम लोग ख़ास तौर से जानना चाहते थे कि अलग अलग फिल्म फेस्टिवल्स में आप जाते हैं, वहाँ होता क्या है। ये रेड कारपेट वेलकम जो अक्सर आपने देखा होगा कि बॉलीवुड फिल्मों के तमाम स्टार्स जो और तमाम जो एक्ट्रेसेस हैं वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे वो डालती हैं, या कई मैगजीन्स में छपता है कि फ़लानी फिल्म एक्ट्रेस गई, उनको रेड कारपेट वेलकम मिला कान में। तो एक्चुअली उस रेड कारपेट वेलकम की हकीकत क्या है, उसके पीछे क्या सच्चाई है, वो एक्चुअली रेड कारपेट होता है या वो एक रैकेट है, ये सब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हम लोगों को बताई। तब हम लोगों को सच्चाई मालूम हुई कि जो यहाँ मीडिया में चल रहा होता है वो एक्चुअली उसकी सच्चाई कुछ और है, यहाँ मीडिया में कुछ और प्रोजेक्ट किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनसे हमें मालूम हुई। एक सबसे बड़ी बात ये कि मुझे ये गर्व होता था कि मैं कभी अगर उनसे मुलाकात होती थी या उनका अक्सर फ़ोन भी आ जाता था कई चीज़ों के, कभी वो समीक्षा लिखते थे तो वो फ़ोन करके बताते थे कि हमने ये लिखा है, इसको देखिए कैसे पब्लिश होगा, कि ये तस्वीरें लगा दीजिएगा। तो बहुत सारी तस्वीरें भी भेजते थे वो। तो मैंने ऐसा पत्रकार मुझे तो नहीं मिला है जिसने कान फिल्म फेस्टिवल, बर्लिन फिल्म फेस्टिवल और उसके अलावा आपका जद्दा फिल्म फेस्टिवल, तो अभी अरब जो फिल्म फेस्टिवल है वो अभी पहला हुआ पिछले बार, और इसमें बताऊंगा मैं कि अरब फिल्म फेस्टिवल में इनका क्या योगदान है। और उसके अलावा कैरो फिल्म फेस्टिवल, इवन ग्रैमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड में भी इनका। तो एक पत्रकार जो इतने बड़े इंटरनेशनल कैनवास पे काम कर रहा हो और तमाम जगहों पे शिरकत कर रहा हो, हमें याद नहीं है कि या हम लोग नहीं जानते हैं कि कोई ऐसा पत्रकार हो।
तो और वो वहाँ ख़ास तौर से उनकी एक ख़ास बात ये थी, जिस जिस इंटरनेशनल फिल्म में भारत से जो फिल्में शिरकत के लिए भेजी जाती थी वो ख़ास नज़र उस पर रखते थे वो। और यहाँ तक कि भारत की कुछ अच्छी फिल्मों को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनको मुकाम हासिल हो या कम से कम एंट्री मिल जाए, उसमें इनका बड़ा योगदान होता था कि कम से कम भारत की कुछ अच्छी फिल्में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में दिखाई जाएं। ये अपने आप में भी एक बड़ा अचीवमेंट है। अगर कान में या बर्लिन में या फिर कैरो फिल्म फेस्टिवल में इस तरह की फिल्में अगर कोई भारतीय फिल्में दिखाई जाती हैं तो ये भी अचीवमेंट है कि वहाँ वो नॉमिनेट होती हैं। तो कुल मिलाकर वो फिल्मों को पर यानी भारत की फिल्मों को प्रोत्साहित करने में ही उनका योगदान नहीं रहता था, उस पर वो ख़ास तौर से उन फिल्मों पर वो समीक्षा लिखते थे जो भारत की फिल्में वहाँ पर प्रदर्शित होती थी और लोगों का क्या रिएक्शन है, ज्यूरी का क्या रिएक्शन है। चूँकि वो ज्यूरी में भी थे, कान में ज्यूरी में होना अपने आप में एक बड़ी बात है। किसी भारतीय का कान फिल्म फेस्टिवल के ज्यूरी में होना, तो एक ज्यूरी में के मेंबर की हैसियत से भी वो फिल्म को, एक ज्यूरी मेंबर की हैसियत से और दूसरा फिल्म समीक्षक की हैसियत से, तो दोनों हैसियत से वो फिल्मों का जब रिव्यू लिख रहे होते थे एक क्रिटिक के तौर पर, और जब वो भेज रहे होते थे तो वो सोचिए कि वो कैसा रिव्यू होगा। वो अपने आप में कोई दूसरा पत्रकार शायद ऐसा रिव्यू न लिख पाए, क्योंकि ये पत्रकार सिर्फ फिल्म क्रिटिक नहीं थे, वो ज्यूरी में भी शामिल थे, बिल्कुल, और फिल्म के लिए उतने ही पैशनेट रहते थे। तो उनकी समीक्षा और दूसरों की समीक्षा का हम अगर आकलन करें तो हमें अंदाज़ा लग सकता है कि उनकी समीक्षा, जो वो समीक्षा चूँकि हम लोग पढ़ते थे और हम लोग उसको पब्लिश करते थे यहाँ पर, तो हम लोगों को अंदाज़ा है कि उनकी समीक्षा में एक जादू होता था। वो जिस तरह से वहाँ के माहौल, वहाँ के हालात के साथ फिल्म देखने का में जो समा बनता था और फिल्म जो इम्पैक्ट डालती थी ज्यूरी के साथ साथ वहाँ पर मौजूद जो उस थिएटर में मौजूद जो दर्शक होते थे उन पर जो इम्पैक्ट, वो तमाम चीज़ें जब वो बयान करते थे अपनी स्टोरी में, अपनी कहानियों में, तो वो अद्भुत लगता था जैसे हम खुद वहाँ कान फिल्म फेस्टिवल के उस थिएटर में बैठे हैं जहाँ फिल्म दर्शाई जा रही है और वो ज्यूरी भी, और हम जो ज्यूरी आगे बैठी हुई और हम उसके साथ बैठे हुए, तो वो पूरा समा बांध देते। बिल्कुल, और इसीलिए मैंने कहा कि जब उनकी आंखों ने ऐसे कई फिल्म फेस्टिवल्स देखे हैं और जब वो अपने शब्दों में बताते थे तो ऐसा लगता था कि बस उनको सुनते रहा जाए और वो पूरा दृश्य हमारे सामने आ जाता था। मैं आपसे जानना चाह रहा था, जैसे आप कह रहे थे कि कई उन्होंने अंदर की बातें भी बताई इन फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में कि इनमें अंदर की दुनिया कैसी होती है, क्या होता है। एक तरफ तो हम टेलीविजन पर देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, रेड कारपेट होता है, सारे फिल्म सेलिब्रिटीज आ रहे होते हैं, लेकिन आपने बताया कि एक दूसरा साइड भी उन्होंने बताया था। वो दूसरा पहलू क्या बताया था? अब हम लोग आप लोग सब ये पहले ये समझते थे कि और यहाँ ख़ास तौर से इंडिया में जो फिल्म मैगजीन्स हैं और जो कुछ अखबारात के जो पेज 3 हैं, जो जिसको पेज 3 में बहुत तरह के जो फिल्म एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उनकी ख़बरें छपती हैं, उसमें ख़ास तौर से ख़बरें छपती हैं कि कान फिल्म फेस्टिवल जब चल रहा होता है कि उस दौरान ये फ़लाँ एक्ट्रेस गई या फ़लाँ एक्टर गए, उनको रेड कारपेट मिला। तो एक्चुअली रेड कारपेट एक बहुत ही सेरेमोनियल वहाँ पर वेलकम होता है जो सबको नहीं मिलता है। वो रेड कारपेट ऑफिशियली जो मिलता है वहाँ पर, वो चुनिंदा लोगों को, जिनको वहाँ पर चुना जाता है कि इस साल उनको रेड कारपेट दिया जाएगा। जैसे ऐश्वर्या राय को अभी तक एक बार ही रेड कारपेट मिला है, लेकिन बाद में बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो आपको बहुत कमाल नहीं किया है उन्होंने उनकी भी तस्वीरें आपने देखी होगी कि रेड कारपेट वो डाल। एक्चुअली वहाँ पे वो जब थिएटर में जाने के लिए और एक तो ऑफिशियल रेड कारपेट होता है और एक थिएटर में जाने के लिए वहाँ पर हर समय रेड कारपेट बिछा होता है। तो वहाँ पे एक कॉरिडोर में, जहाँ से जब कई जो फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे सेल्फी पॉइंट जो बनाया जाता है, तो उस तरह से वहाँ पे रेड कारपेट का एक सेल्फी पॉइंट भी होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे वो अपने हायर करके फोटोग्राफर्स, बहुत सारे जो एक्ट्रेसेस यहाँ पे जाती हैं जिनको कोई वहाँ पूरी इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा लोग जानते भी नहीं, ना कोई शनाख्त है, तो वो लोग अपना फोटोग्राफर हायर करते हैं, वो लोग जाते हैं और रेड कारपेट पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। और यहाँ सोशल मीडिया में या यहाँ की मीडिया में, यहाँ के प्रिंट में, यहाँ के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वो एक तरह से पेड तरीके से उसको छपवाने की कोशिश करते हैं कि हम गए और वहाँ हमें रेड कारपेट वेलकम मिला। कौन जाए वो क्रॉस चेक करने जा रहा है? तो रेड कारपेट वेलकम भी वहाँ पर उन्होंने बताया कि ये एक रैकेट है। जो रेड कारपेट यहाँ जो आप लोग देखते हैं वो एक्चुअली वो सबको, इतने लोगों को एक साथ रेड कारपेट भारत से ही कैसे मिल जाएगा? आप अगर देखा होगा आपने कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान, तो बहुत सारे कई लोगों की तस्वीरें देखते हैं, कई लोगों की तस्वीरें। तो क्या भारत से इतने लोगों को एक साथ रेड कारपेट, ऑफिशियली रेड कारपेट वेलकम नहीं है? तो उसके पीछे क्या कहानी है, कैसे वो रेड कारपेट कैसे, और उसको यहाँ मीडिया में कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है या करवाया जाता है, वो तमाम कहानियाँ उन्होंने बताई। तब मेरी भी आँख खुली कि हम लोग तो ये समझते थे कि फ़लाँ गए तो फ़लाँ एक्टर्स के या एक्ट्रेसेस को ऐसा ये हासिल हुआ, ये उनको
एक तरह से ये इज्जत अफजाई वहाँ पर हुई। उसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात थी जो मुझे लगता है कि कान फिल्म फेस्टिवल के में एक इतिहास रचा उन्होंने। अजीत राय जी ने इतिहास रचा है वहाँ पर। वो ये कि एक तो जूरी में थे वो, और दूसरे तौर पर वो कई वर्षों से वो पत्रकार के तौर पर वहाँ पे शामिल हो रहे थे, फिल्म क्रिटिक के तौर पर, फिल्म करेस्पॉन्डेंट के तौर पर। जब वो, और कान में आपने ख़ास तौर से देखा होगा, गौर किया होगा, तो कान फिल्म फेस्टिवल में होता है कि वहाँ के एक ड्रेस कोड होता है कि जो भी वहाँ पर थिएटर में जा रहा है या जो भी जूरी में है या जो भी पत्रकार है, उसको एक सर्टेन ड्रेस कोड होता है उसके लिए। आप तो आमतौर पर आपने देखा होगा कि काला कोट होता है, वाइट शर्ट और एक बो टाइप का कुछ। तो उन्होंने उसको ध्वस्त किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लीगली फाइट किया कि कोई भी दुनिया का फेस्टिवल हो, कोई भी दुनिया का फेस्टिवल हो, वहाँ पे अगर कोई पार्टिसिपेंट या कोई थिएटर में जा रहा है और वो अपने राष्ट्रीय ड्रेस में है, राष्ट्रीय परिधान में है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत, कोई कानून नहीं रोक सकता। तो इसके लिए उन्होंने कुर्ता पजामा और जो अब गमछा होता है वो उन्होंने एक बार पहन के जाने की कोशिश की, तो उनको रोका गया कि आप तो ड्रेस कोड है नहीं आपका, जो हमारा भारतीय परिधान कहा जाता है, जो भारतीय परिधान कहा जाता है। उन्होंने लीगली फाइट किया और कान की कमेटी को, कान की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको एक अलग से कमेटी बनानी पड़ी। और वो कमेटी के भाई क्या वाकई इस पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि क्या भारत का या किसी देश का, भारत का ये परिधान है, राष्ट्रीय परिधान है। तो उस कमेटी ने जांच की, वो कमेटी बैठी, उसने रिपोर्ट दी, लीगली उन्होंने फाइट किया और उसने रिपोर्ट दिया कि हाँ, कुर्ता पजामा और साथ में ये गमछा वो भारत का राष्ट्रीय परिधान है। इसको साबित करवाया उन्होंने। और उसके बाद वो हर साल, आप उनकी तस्वीर देखिएगा, कान में इकलौता शख्स है जो कुर्ता पजामा एकदम सिंपल, आपको लगता है जैसे कोई घरेलू, कोई देख के कह नहीं सकता है कि वो इतना बड़ा विश्व स्तर का इतना बड़ा फिल्म क्रिटिक, फिल्म समीक्षक हैं। और वो कुर्ता पजामा और अंगोछा डालकर वो कान फिल्म फेस्टिवल में जाते थे और सबकी नज़रें होती थी कि ये कौन आदमी है, क्योंकि उन्होंने लीगली फाइट करके उसको हासिल किया था। तो ये एक तरह से ये कहें कि ये अपने आप में कान फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने खुद ने इतिहास रचा है। वो इस टाइप के फाइटर भी थे, वो सिर्फ ये नहीं थे कि फिल्म समीक्षक थे। फिल्म समीक्षक के साथ वो सोचिए कि ये कितना बड़ा रिवोल्यूशनरी स्टेप है। उन्होंने वो एक फाइटर थे। तो ये ऐसे रिवोल्यूशनरी स्टेप्स लेने वाला शख्स, उसको आप अंदाज़ा लगाइए कि वो उनकी शख्सियत कैसी होगी कि उन्होंने कान फिल्म फेस्टिवल के ड्रेस कोड को बदलवा के छोड़ा। बिल्कुल, और इससे सच्ची देशभक्ति क्या होगी कि एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां पूरी दुनिया की नजरें होती हैं और वहां पर अपने न सिर्फ एक लीक को तोड़ना, उस मिथ को तोड़ना, उस सालों से चली आ रही एक परंपरा सी बनी हुई उसको तोड़ना और अपने भारतीय परिधान को वहां पर दिखाना, ये भी बड़ी एक बात रही है। मुझे याद है आजमगढ़ फिल्म महोत्सव की शुरुआत भी अजीत राय जी ने ही शुरू की थी और उस वक्त हमारे भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय जी वहां मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। और बड़े शानदार कलाकार हैं हिंदी सिनेमा के यशपाल शर्मा की फिल्म का प्रीमियर वहां पर हुआ था और पूरे सिनेमा जगत से शोक संदेश है। यशपाल शर्मा ने भी अपना शोक संदेश, भावभीनी श्रद्धांजलि अजीत राय जी के लिए भेजी है। एक बार सुनते हैं। नमस्कार सभी को। क्या ही कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एक शॉकिंग न्यूज़ है हमारे लिए। अभी तक भी 4-5 दिन पहले तक भी उनके मैसेज आते रहे वहां से कि मैं यहाँ पहुंचा हूँ, ये देखिए नज़ारा कितना सुंदर है, ये वो। बहुत ही एनर्जेटिक व्यक्ति, दिल वाला, मतलब जिसको बोलते हैं यारों का यार। बहुत ही गहनता से फिल्मों को देखने वाला, थिएटर को देखने वाला, जो अच्छी फिल्मों का, उसकी सिलेक्टिविटी बहुत अच्छी थी फिल्मों की। उसके लिए बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल, इवन कांस में भी वो हमेशा जाते रहे हैं और कवर करते रहे हैं और हम तक सारी खबरें पहुंचाते रहे हैं। और मुझे स्पेशल पर्सनल मैसेज भी हमेशा उनके आते रहते थे, जो भी फिल्म देखते थे या जो भी फेस्टिवल कवर करते थे। हमारी मुलाकात हुई थी जब इन फेस्टिवल्स की उन्होंने शुरुआत की थी। पहला फेस्टिवल उन्होंने मेरे साथ मिलके किया था हरियाणा में, यमुनानगर में, एक यूनिवर्सिटी में, जहां पर ओमपुरी जी को बुलाया गया था। उनकी फिल्म भी, सीमा कपूर जी की भी फिल्म बुलाई गई थी और भी कई एक्टर्स और सेलिब्रिटीज को बुलाया गया था। उसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक कई फेस्टिवल किए। तो अब कई शहरों में, चाहे रायपुर ले लो, आजमगढ़ ले लो, हरियाणा के कई शहरों में, कुरुक्षेत्र ले लो, गुड़गांव ले लो, और भी फरीदाबाद, और भी कई जगहों पर उन्होंने फेस्टिवल्स की शुरुआत की। छोटे छोटे शहरों में जो यंग लोग या जिनको बहुत पैशन है, उनके साथ शुरुआत की। आज मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं
मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अभी आ जाएंगे, क्योंकि इतना हंसते खेलते, इतनी स्फूर्ति के साथ, इतनी एनर्जी के साथ जिंदा व्यक्ति, कोई बीमारी का तो नाम ही नहीं, लेकिन ऐसी बीमारी थी ये कि जो अंदर ही अंदर खा गई शायद, और पता भी ना चला। लेकिन मैं उसी स्फूर्ति के साथ, उसी एनर्जी के साथ उनको विदा करना चाहता हूँ, रो के नहीं, धो के नहीं, दुखी मन से नहीं, क्योंकि वो एक शानदार व्यक्तित्व थे। एनर्जी बहुत थी। हमारे घर भी कई बार आ चुके हैं। मेरी वाइफ प्रतिभा के लिए किताब का वो करना है, वाणी प्रकाशन के, उनके साथ आए थे। मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बोल रहे थे, मैं बनाऊंगा, एक किताब लिखूंगा तुम्हारी फिल्मों को लेकर के, ये सब बहुत सारी बातें होती थी। बहुत जल्दी ही बॉम्बे में आकर के उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। मैं जब उनके इंस्टाग्राम पर गया तो अरे बाप रे, ये तो उनसे भी मिला है, कितने लोगों से मिला। उनका पीआर बहुत स्ट्रांग था। पब्लिक रिलेशन जिस तरीके से वो बनाते थे वो कमाल था, किसी को भी सम्मोहित करते थे। खैर, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी तरफ से और अपने सभी दोस्तों की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत कुछ है बोलने को, मैं पूरी रात पूरा दिन बोल सकता हूँ, लेकिन अभी इतना ही काफी है। तो आपने सुना, यशपाल शर्मा शानदार कलाकार हैं और ऐसे तमाम कलाकारों को वो पहचानते थे। मतलब वो किसके अंदर क्या प्रतिभा है उनकी नजरें पड़ लेती थी और उन्होंने प्रतिभाओं को कभी भी वंचित नहीं रखा है। हमेशा कोशिश करते थे, खुद व्यक्तिगत तौर पर वो आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। तो खालिद सर, कोई ऐसा किस्सा आपको याद आ रहा हो जब किसी व्यक्ति को उन्होंने खुद प्रमोट किया हो कि नहीं इसमें प्रतिभा है, और हर कोई कह रहा हो कि नहीं ये नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ाया और वो कहीं पहुंचा हो और शानदार तरीके से उसने अपनी बढ़त दिखाई हो? कई ऐसे पत्रकार हैं, आप अगर सोशल मीडिया पर देखें तो कई ऐसे पत्रकार हैं जो उनके एक तरह से शागिर्द की हैसियत रखते हैं। उनको जो फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानते थे और उनका शौक था कि फिल्म में कुछ करें, तो इन्होंने जिसको कहते हैं हाथ पकड़कर लिखना और फिल्म को समझना सिखाया है। वैसे लोग लगातार श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि और उनको पत्रकार बनाना और फिल्म क्रिटिक बनाना, उन्होंने काफ़ी लोगों को ऐसा किया है। उसके अलावा एक बात मुझे याद आती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने क्या इम्पैक्ट छोड़ा है। ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम भारत में इसको जानते नहीं हैं लोग कि उन्होंने क्या क्या इम्पैक्ट छोड़ा है। कान फिल्म फेस्टिवल में ही उनकी मुलाकात सऊदी अरब के कल्चरल मिनिस्टर से होती है हुई। तो हर साल लोग जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चरल मिनिस्टर्स और कल्चरल अटैचे सब वहाँ पर होते हैं। तो इन्होंने, जब इनको मालूम हुआ कि सऊदी जो है अपने आप को मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं, सऊदी अरब, और एक विज़न 2030 चल रहा है सऊदी अरब का, जो शहजादा जो प्रिंस सलमान है उनका, कि वो 2030 तक चाहते हैं कि सऊदी अरब में एक बड़ा चेंज हो, और उस तरह के बहुत सारे कल्चरल हब उन्होंने बनाए हैं। तो उन्होंने उनको आइडिया दिया कि आप क्यों नहीं कि अरब फिल्म फेस्टिवल करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अरब फिल्म फेस्टिवल। जो वो क्लिक कर गई बात। तो फिर जाके जब वो कल्चरल मिनिस्टर गए सऊदी अरब के, तो उन्होंने जाहिर सी बात है प्रिंस सलमान से डिस्कस किया होगा और तमाम अपनी कैबिनेट और अपने किंग से डिस्कस किया होगा। उसके बाद इनके मशवरे पर वहाँ पर फिर इनको बताया गया कि नहीं, आपका आइडिया अच्छा था और हम लोग अरब फिल्म फेस्टिवल करने जा रहे हैं। तो जद्दा में वही अरब फिल्म फेस्टिवल इन जद्दा हुआ। और सोचिए कि कितना बड़ा फिल्म फेस्टिवल था। अगर आपको याद हो कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के तमाम बड़े एक्टर, डायरेक्टर्स, मतलब तमाम लोग पहुंचे थे। सिर्फ बॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड तो लग रहा था जैसे पूरा उठ के वह जद्दा चला गया हो, और हॉलीवुड ऐसा लग रहा था कि हॉलीवुड भी वहाँ उठकर चला आया हो। चूँकि अब जाहिर सी बात है, जब अगर प्रिंस सलमान के ज़रिए निगरानी अगर उनके अंडर में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरी दुनिया को वो अपने यहाँ समेट लेंगे। एक ख़ास बात यह है कि आइडिया इनका था अरब फिल्म फेस्टिवल का। तो जब अरब फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हुआ, तो वहाँ उनको बुलाने के लिए इनको स्पेशली वहाँ के कल्चरल मिनिस्टर, वहाँ के सरकार ने इनको चार्टर्ड फ्लाइट भेजा कि आप यहाँ आइए। चूँकि पूरा जो ब्रेन चाइल्ड था अरब फिल्म फेस्टिवल का वो यही था, आइडिया इन्हीं का दिया हुआ था, और इसको वो लोग एडमिट करते हैं और इनको ख़ास तौर से वहाँ पर ही बुलाया गया और इनको काफ़ी इज्जत दी गई। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक शख्स जो एक नया आइडिया दे रहा हो, सऊदी अरब में फिल्म फेस्टिवल हो, ये पहले किसी ने सोचा नहीं था। चूँकि सऊदी अरब अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज पर ले जा रहा है, तो ऐसे में इनकी दूरंदेशी और इनकी नज़र देखिए कि उन्होंने देखा कि इसके लिए भी एक जगह हो सकती है।
तो इन्होंने वहाँ पर एक आइडिया दे दिया कल्चरल मिनिस्टर को, और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया, और इतना सक्सेसफुल अरब फिल्म फेस्टिवल रहा जिसको हम लोगों ने भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कवर किया। भारत एक्सप्रेस लगातार वहाँ की स्टोरीज को कवर करता रहा जो खुद अजीत राय जी भेज रहे थे। बिल्कुल। तो आप देखिए, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि वो चाहते थे कि सिनेमा को ऐसे गढ़ा जाए, ऐसे पढ़ा जाए कि हर फील्ड में, हर जगह पर एक पत्रकार के नज़रिए से, हम कहते भी हैं वो पत्रकार भी थे, वो कवि भी थे, अक्सर लिखा करते थे, और कवि की एक पहचान होती है, हम कहते भी हैं जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो वो अक्सर ऐसे काम किया करते थे जो लोगों के दिमाग में वो बातें करते थे, क्लिक हो जाती थी, और उसके बाद उसको बड़े तौर पर इंप्लीमेंट किया जाता था। और जैसा खालिद सर ने बताया अभी, जिस तरीके से जिद्दा फिल्म फेस्टिवल हुआ वो वाकई में शानदार। उसकी तस्वीरें कभी भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो फिल्म फेस्टिवल जो एक बड़े तौर पर शामिल हुआ था, और दुनिया भर के दिग्गज कलाकार वहां पहुंचे थे। और हमारे वेबसाइट पर अगर आज भी तलाश करें, अगर हम अपने तमाम दर्शकों और जो हमारे पाठक हैं उनको कहना चाहेंगे कि अरब डायरी के नाम से अगर आप तलाश करें आज भी, तो वो एक सीरीज मिल जाएगी। अरब फिल्म फेस्टिवल, जद्दा फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था, तो अरब डायरी के नाम से वो लिख रहे थे, सीरीज 1, सीरीज 2, और उन्होंने काफ़ी 10, 12 या 15 सीरीज वहाँ से भेजी। तो वो अभी भी हम चाहेंगे कि हमारे पाठक पढ़नी चाहिए, उसको निकाल के और उसको सर्च करके हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं वो। बिल्कुल। तो आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं, और तमाम उनके लिखे हुए लेख, उनकी समीक्षाएं वो हमेशा अमर रहेंगी। उन्होंने अपने पीछे एक पूरी लंबी विरासत को छोड़ा है। कई उनके शिष्य हुए हैं, कई लोग उनके फॉलो करते हैं, कई नए नौजवान जो फिल्मों को समझना चाहते थे, उन्होंने उनके आदर्शों का पालन किया, उनको पढ़ा, उनको समझा, और आज वो भी सिनेमा में। कई लोग ऐसे थे जिन्हें सिनेमा की समझ नहीं थी, जिनका सिनेमा में कोई रुचि नहीं थी, वो भी जब उनके साथ बैठते थे और वो बोलना शुरू करते थे तो सिनेमा में घुसते चले जाते थे सुनने वाले, और ऐसा लगता था कि जैसे सिनेमा को तो वो बहुत करीने से समझते हैं और पढ़ते हैं। तो ऐसी उनकी शख्सियत थी। पूरे फिल्म जगत के लिए तमाम दिग्गज अभिनेता, तमाम बॉलीवुड के लोग, हिंदी सिनेमा के लोग, तमाम अलग अलग देश दुनिया से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि मिल रही है। वो जो जगह खाली हुई है, वो जो कोना खाली हुआ है, वो कभी भरा नहीं जा सकता। और भारत एक्सप्रेस परिवार के लिए खास तौर पर ये एक बड़ी क्षति हुई है, जिस क्षति को शायद हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, हम उसको भर नहीं पाएंगे। और ये अजीत राय जी के जाने से जो कोना खाली हुआ है इस परिवार में, उसको फिल करना बहुत मुश्किल है। और हम पूरे भारत एक्सप्रेस का परिवार आज उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। ईश्वर से यही कामना है कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे।